हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 की, जो कि है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की और सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसिड्स और बेसिस के बारे में। ठीक है, एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। सो मोटा मोटा अगर हम जाने तो हमारे डेली यूज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे आप अपने किचन के फ्रिज में अगर देखें तो आपको जैसे टोमेटोज हुए, टैमरिंड हुआ, लेमन हुआ, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं यहाँ हमें नेचुरल एसिड्स मिलते हैं। ठीक है, इनका जो टेस्ट होता है वो भी सार टेस्ट होता है, यानी कि खट्टा सा टेस्ट होता है। तो ये हमारी एसिड्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या कि दे विल बी सार इन टेस्ट। ठीक है, एग्जांपल के लिए आप देख लो, लेमन हुआ, ऑरेंज, टैमरिंड, इन सभी का टेस्ट खट्टा क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर हमें नेचुरली एसिड्स मिलते हैं। ठीक है, सो दे आर द सोर्सेज ऑफ नेचुरल एसिड्स। लैब में जो हम एसिड्स बनाते हैं, दे आर नॉट नेचुरल एसिड्स। ठीक है, बट वेयर वी फाइंड एसिड्स इन देयर नेचुरल फॉर्म इन नेचर, दे आर कॉल्ड नेचुरल एसिड्स। ठीक है, तो एसिड्स का जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा? इट विल बी सार इन टेस्ट। दूसरी प्रॉपर्टी एसिड की क्या है कि उसे हम अगर लिटमस पे डालें, ठीक है, अगर हम लिटमस पे डालें तो व्हाट डू एसिड्स डू? दे विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, सो ये दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी एसिड्स की। एसिड क्या करेगा? आप एक लिटमस पेपर पे अगर कुछ ड्रॉप्स ऑफ एसिड्स डालोगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज, अगर आप ब्लू लिटमस पे थोड़ी एसिड डालते हो तो इट विल चेंज द कलर फ्रॉम ब्लू टू रेड। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज के बारे में हमने अभी पढ़ा। क्या? Acids are sour in taste and they change the color of litmus from blue to red. ठीक है, यही चीज अगर हम बेस के बारे में जानने की कोशिश करें, ठीक है, तो बेस के साथ क्या होता है? इनका जो टेस्ट होता है, इसका टेस्ट कैसा था? इसका जो टेस्ट था एसिड का वो सार था, लेकिन बेस का टेस्ट कैसा होगा? इट विल बी बिटर इन टेस्ट। ठीक है, इट विल बी बिटर इन टेस्ट। ठीक है, और वही चीज अब अगर हम लिटमस के साथ इसकी प्रॉपर्टी जानने की कोशिश करें, जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, सो व्हाट डू बेसिस डू विथ लिटमस पेपर? इट विल चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, यहां पे बिल्कुल उल्टा हो जाता है, जैसा एसिड में हमने पढ़ा था कि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, लेकिन बेसिस में क्या होगा? बेस विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, बेस विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो ये मोटा मोटा हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखा एसिड्स और बेसिस का। दूसरी चीज मैं एक और बता दूं आपको, ये जो लिटमस है ये एक्चुअली क्या है? ये इंडिकेटर है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वो हमें ये बताते हैं कि जो द सब्सटेंस व्हिच वी आर चेकिंग वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक, ठीक है, वो हमें उसके कैरेक्टर के बारे में बताता है। इट हेल्प्स अस फाइंड द कैरेक्टर ऑफ द सब्सटेंस वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। ऐसे सब्सटेंसेस को जो हमें हेल्प करते हैं ये फाइंड करने में कि वेदर दे आर एसिडिक और बेसिक, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम बच्चों इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है लिटमस आपका, दिस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, इसे हम नेचुरल इंडिकेटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वी गेट दिस लिटमस नेचुरली। एंड वेयर डू वी गेट दिस फ्रॉम? फ्रॉम लाइकेंस। ठीक है, लाइकेंस क्या है? इट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी। ठीक है, यहां से हमें लिटमस मिलता है एंड इट हेल्प्स अस फाइंड आउट वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन कैरेक्टर। ठीक है, हमारे पास कुछ और भी इंडिकेटर्स हैं। वी हैव फ्यू मोर फॉर्म्स ऑफ इंडिकेटर, जिसमें से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है, एंड दे आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ये आपने देख लिया पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस मोटा मोटा, कि उनका टेस्ट कैसा होता है, लिटमस के साथ वो कैसे बिहेव करते हैं। अभी हम थोड़ा इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे, और खास करके व्हाट आर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में अभी हम थोड़ा जानेंगे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि इंडिकेटर्स क्या है? ऐसी चीजें जो हमें बताती हैं कि द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, यानी कि वो हमें इंडिकेट करते हैं, इसलिए हम उन्हें इंडिकेटर्स कहते हैं। नाउ व्हाट आर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स? लिटमस के केस में क्या था कि हमने कलर देख लिया। ठीक है, ब्लू टू रेड हो रहा है तो एसिडिक हो गया, रेड टू ब्लू हो रहा है तो बेसिक हो गया। ठीक है, लेकिन
कभी कभी हम स्मेल से भी पता कर सकते हैं। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें स्मेल के थ्रू हेल्प करते हैं ये पता करने में कि गिवन सब्सटेंसेस एसिड और बेस, उन्हें ही हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। एग्जांपल समझिए, आप कुछ फाइनली चॉप्ड ऑनियंस ले लीजिए, ठीक है, जैसा कि आपके एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी भी है। अगर आप कुछ फाइनली चॉप्ड ऑनियंस लेंगे और उन्हें एक क्लीन क्लॉथ के साथ, 2 स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ आप लीजिए, उनके साथ अनियंस को रख के एक प्लास्टिक बैग में बंद करके रात भर रखिए, ठीक है। जाहिर सी बात है कि उन कपड़ों में एक स्मेल सा आ जाएगा नेक्स्ट डे, ठीक है। नेक्स्ट डे उन स्ट्रिप ऑफ क्लोथ्स पे, ठीक है, अगर आपके पास 2 स्ट्रिप ऑफ क्लोथ्स हैं जिनके साथ आपने फाइनली चॉप्ड ऑनियंस को रखा है, नेक्स्ट डे अगर आप उन स्ट्रिप्स को चेक करना चाहें, आप ये चेक करना चाहें कि मेरे पास जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करें, आप थोड़ा डाइल्यूट HCl लें, ठीक है, थोड़ा आप डाइल्यूट HCl लें और आप इस क्लोथ पे कुछ ड्रॉप्स उसके डाल दें, ठीक है। HCl क्या है, ये एक एसिड है, ठीक है। इस पे जब आप एसिड को डालेंगे, एसिड को जब आप अनियन वाले क्लोथ पे डालेंगे और फिर उसके ऑर्डर को चेक करेंगे तो आपको डिफरेंस उसमें समझ में आएगा। सिमिलरली अगर आप NaOH सॉल्यूशन, यानी कि कुछ NaOH सॉल्यूशन के ड्रॉप्स स्ट्रिप ऑफ क्लोथ पे डालेंगे, ठीक है, और फिर उसके ऑर्डर को बाद में चेक करेंगे तो भी आपको डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले जो इनका स्मेल था, अब इन दोनों का स्मेल अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहां हमें स्मेल से पता चल रहा है कि एसिड बिहेवियर कैसा है और बेसिक बिहेवियर कैसा है, ठीक है, तो यहां हमें ओडर के थ्रू यानी कि स्मेल के थ्रू हमें यह पता चल रहा है कि गिवन सब्सटेंसेस एसिड और बेस। इसलिए ऐसे इंडिकेटर्स को हम क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर आप अनियन भी ले सकते हैं और कुछ एग्जांपल्स आपको और बुक्स में दिए हुए हैं। सो बेसिकली एग्जाम्स में आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, गिव सम एग्जांपल्स। तो यहां ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम ये जानेंगे कि कुछ केमिकल रिएक्शंस जो कि हम एसिड्स और बेसिस से रिलेटेड पढ़ेंगे, और ये पढ़ने के प्रोसेस में ही हम जानेंगे कि व्हाट आर दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, यानी कि ये जो हमारे एसिड्स और बेसिस हैं ये डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ केमिकली कैसे बिहेव करते हैं। तो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे कि एसिड्स और बेसिस मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल। व्हाट इफ वी रिएक्ट एसिड्स विथ अ मेटल, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम अभी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है, और इसे किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, इसे हम जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो यहां हमारा एसिड क्या है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, और मेटल क्या है, जिंक, ठीक है। सो दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और ये क्या है हमारा, ये मेटल है, ठीक है। सो वंस वी मेक दिस रिएक्शन दैट H2SO4 reacts with zinc, what do we observe, we will get जिंक सल्फेट, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एसिड्स एंड मेटल रिएक्ट टू गिव अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता है कि एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर खुद का सॉल्ट बनाता है। तो यहां क्या हुआ, सिंस जिंक इज हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसलिए इसने हाइड्रोजन के कंपाउंड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और खुद जिंक ने SO4 के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बनाया, विच इज नथिंग बट अ सॉल्ट, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको यह हेल्प करने में मदद करेगी कि ZnSO4 यहां क्यों बना। Since zinc is more reactive as compared to hydrogen, that is why it will replace hydrogen from its compound and form zinc sulfate, and this hydrogen gas will evolve here as gas, ठीक है। तो anyhow होता क्या है जब हम एक एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, नथिंग, we will get a salt and hydrogen gas, ठीक है। जब भी एक एसिड के साथ एक मेटल रिएक्ट होगा हमें एक सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। सो वंस इन एग्जाम इफ यू आर आस्क्ड व्हिच गैस
is evolved when acid react with metal. You should remember which gas? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और बनता क्या है प्रोडक्ट, इसमें एक सॉल्ट बनता है, ठीक है। सो ऑलवेज एसिड्स विल रिएक्ट विथ अ मेटल to form a salt and hydrogen gas, ठीक है। There are exceptions but we are not going to study those exceptions now. अभी के लिए आप सिर्फ इतना जानेंगे कि this is the reaction when acid reacts with a metal. अभी हम ये जानेंगे कि अगर हम बेस के साथ किसी मेटल को रिएक्ट करते हैं फिर क्या होगा, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, एसिड और मेटल का रिएक्शन कैसा होगा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट हाउ डू बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। तो बच्चों लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। अगर हम बेस के साथ किसी मेटल को रिएक्ट कराएं फिर क्या होगा। तो यहां भी कुछ नहीं होगा बच्चों, जैसे कि एसिड और मेटल मिलकर एक सॉल्ट बनाते थे और हाइड्रोजन गैस निकलता था, वही चीज यहां भी होगी। यहां भी हमें हाइड्रोजन गैस ही मिलने वाला है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। हम यहां बेस की जगह हम NaOH लेंगे, NaOH, और मेटल फिर से हम जिंक ले रहे हैं, ठीक है। So how will the reaction be if NaOH reacts with zinc? So it will form Na2ZnO2, that is sodium zincate plus hydrogen gas, ठीक है। तो once a base reacts with a metal, यहां भी हमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता हुआ मिलेगा। So in exam if you are asked which gas evolves when an acid or a base reacts with metal, your answer should be hydrogen gas, ठीक है। मैंने पहले ही कहा there are exceptions but here in class 10th we are not going to read about exceptions. आपको इतना ही जानना है, acid और base if they react with a metal, hydrogen gas will be evolved. Acids के बारे में हमने क्या पढ़ा, acids react with metal to give salt plus hydrogen gas. Base में भी हमने क्या देखा कि base reacts with metal to give, for example, NaOH reacts with zinc to give sodium zincate plus which gas? Hydrogen gas. So this is how your reactions will be. और ये जो reactions मैं आपको बता रहा हूँ, especially those reactions which are in your NCERT books, just by heart them, read them carefully and try to keep them in your mind as long as possible. क्योंकि एग्जाम्स में ज्यादातर reactions या reaction based questions आपको NCERT से ही मिलेंगे। Now let us talk about how do acids and bases react with metal carbonates और hydrogen carbonates, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था इससे पहले कि एसिड्स और बेसेस मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। हमने वो केमिकल रिएक्शंस देखे। अभी हम क्या पढ़ेंगे, एसिड्स और बेसेस मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एसिड की जगह लेट अस टेक सम HCl, ठीक है। HCl और मेटल कार्बोनेट की जगह हम क्या लेंगे, Na2CO3। व्हाट इज Na2CO3? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो एक एसिड लाइक HCl रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट, व्हाट डू वी गेट? वी गेट NaCl प्लस H2O, ठीक है, प्लस CO2। CO2 हमारा गैस के फॉर्म में इवॉल्व होगा, ठीक है। सो इफ एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट वी गेट सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो व्हाट कैन वी राइट हियर, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट विल गिव अस सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस, ठीक है। जब भी आप एक एसिड के साथ एक मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट कराएंगे क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल क्या लिया हमने, डाइल्यूट HCl सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा और इसने क्या बनाया, NaCl, ठीक है। ये जो Na है इसने Cl के साथ क्या किया, सॉल्ट बना लिया। दिस इज योर सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड NaCl, और साथ में H2O और CO2 गैस विल इवॉल्व। Similarly, if acids react with metal hydrogen carbonates, let us take this example, HCl reacts with metal bicarbonate like NaHCO3, ठीक है, sodium bicarbonate, ठीक है। Here we are talking about how do acids react with metal bicarbonates. What are metal bicarbonates? Example is NaHCO3, sodium bicarbonate. So here again we will get NaCl. That means we are again getting a salt over here plus H2O and CO2. No change, ठीक है। Even if we react an acid with metal bicarbonate, what we are going to get is nothing but salt plus water plus CO2 gas.
So both these reactions will give us same products, whether it is metal carbonate or metal bicarbonate. Once you make them react with acids, we are going to get salt plus water plus CO2. ठीक है? So the important thing here is which gas is going to be evolved once we make acid react with metal. जब भी once we make an acid react with metal carbonate or metal bicarbonate, which gas we are going to get over there? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये चीजें हमें दिमाग में बिल्कुल रखनी है कि कौन सी गैस यहाँ पे लिबरेट हो रही है। और जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा था, एसिड और बेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट ही बना रहे थे, लेकिन सॉल्ट के साथ हमें हाइड्रोजन गैस मिल रहा था। यहाँ जब हम एसिड और बेस को एक मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो भी हमें सॉल्ट मिल रहा है, लेकिन कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? CO2। ठीक है, CO2 तो निकलना है भाई, ये कार्बन जाएगा कहां? ठीक है, हियर वी हैव अ कार्बन, हियर वेयर विल दिस गो? इट विल कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यहाँ पे साथ में वाटर भी बनेगा। सो हमने ये सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी देखा किसका? एसिड और बेस का। अभी तो हमने एसिड ही पढ़ा है कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मैंने आपको क्या बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है जब भी आप एक एसिड को मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हो। सपोज उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लाइम वाटर के साथ पास कराते हैं। ठीक है, लाइम वाटर क्या होता है? नथिंग बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CaOH होल ट्वाइस, दिस इज योर लाइम वाटर। पिछले रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रहा था, जो कि मैंने आपको बताया था, इफ यू मेक HCl react with Na2CO3, if you make an acid react with metal carbonate, क्या फॉर्म हो रहा था बच्चों? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। पिछले एग्जांपल में हमने क्या देखा कि एसिड को जब आप एक मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको सॉल्ट मिलता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, सपोज इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लाइम वाटर के अंदर पास कराते हैं। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसके अंदर हम इस CO2 को पास कराते हैं तो कैसा रिएक्शन होगा? CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2, दिस विल गिव अस CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, यानी कि वाटर। ठीक है, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैसा होगा? एक व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा। व्हाट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट? यानी कि ये जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो पूरे व्हाइट कलर का दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहां हमें एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कि उस पूरे सॉल्यूशन को व्हाइट कर देगा। ठीक है, क्योंकि वाटर के साथ ये प्रेजेंट है और पूरा सॉल्यूशन जो होगा वो व्हाइट कलर का होगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो वंस यू आर पासिंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर या स्लेक्ड लाइम, क्या रिएक्शन होने वाला है? हमें एक व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलने वाला है और साथ में वाटर मिलने वाला है। वो सॉल्यूशन कैसा होगा? वो सॉल्यूशन में तो पानी होगा ही, लेकिन उसके अंदर क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है वो उस पूरे सॉल्यूशन को व्हाइट कलर का कर देगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट क्या होता है कि कुछ ऐसा सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से विजिबिलिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है, यानी कि वहां पे वाटर में तो वो सॉल्युबल है नहीं कि आपको क्लियर वाटर दिखेगा, इसका कलर जो है वो व्हाइट है और इसकी वजह से ये पूरा सॉल्यूशन आपको व्हाइट दिखेगा। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एंड वी ट्राई टू नो कि अगर हम इसमें एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं फिर क्या होगा। ठीक है, यानी कि पहले हमने CO2 पास कराया लाइम वाटर से और हमें मिला व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट इट कि हम CO2 पास कराते रह जाएं, यानी कि पहले हम जितना CO2 पास करा रहे थे अभी हम थोड़ा और अमाउंट ऑफ CO2, व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड, व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड। ठीक है, तो पहले तो ये CO2 रिएक्ट कर रहा था CaOH होल ट्वाइस से, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा कि आफ्टर दिस रिएक्शन वी आर गेटिंग CaCO3 प्लस H2O, लेकिन कुछ समय के बाद अगर आप एक्सेस CO2 पास कराओगे तो ये CO2 इसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा, यानी कि CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ये हमारा CO2 है।
जो कि पास कराने के बाद इसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा और क्या बनाएगा, CaHCO3 होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये भी कैसा होगा, एक एक्वस सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है ये वाटर में सॉल्युबल होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। यहां हमें प्रेसिपिटेट क्यों मिल रहा था, क्योंकि दिस कैल्शियम कार्बोनेट वाज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, और इसी की वजह से हमें वो व्हाइट कलर का दिख रहा था। बट हियर कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर, और इसकी वजह से ये व्हाइट कलर गायब हो जाएगा वंस वी पास एक्सेस CO2 थ्रू दिस रिएक्शन। CaCO3 और H2O में जब हम एक्सेस ऑफ CO2 डालेंगे तो होगा क्या, हमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिलेगा, और दिस इज सॉल्युबल इन वाटर, और इसकी वजह से वाटर का जो व्हाइट कलर है वो वैनिश कर जाएगा, और CaHCO3 का सॉल्यूशन हमें, एक्वस सॉल्यूशन हमें मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों अभी हम पढ़ाई करेंगे कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एसिड्स और बेसिस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, या हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड ऑल, ये सब हमने देखा। अभी हम ये पढ़ेंगे हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, ठीक है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। अभी हम एक एसिड और बेस के रिएक्शन की बात करेंगे कि होता क्या है, ये दोनों एक साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। सो लेट अस टेक एसिड, हमने कुछ HCl लिया और फिर हमने इसे रिएक्ट कराया एक बेस के साथ, लाइक NaOH, ठीक है। सो हियर वी आर टेकिंग HCl एज एसिड एंड NaOH एज बेस। रिएक्शन कैसा होगा, तो यहां बनेगा हमारा NaCl प्लस H2O, ठीक है, सोडियम क्लोराइड और H2O। यहाँ सोडियम क्लोराइड क्या है, दिस इज नथिंग बट सॉल्ट। तो फिर से हमें क्या मिला, हमें सॉल्ट मिला और प्लस H2O मिला। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस रिएक्शन। इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्यों कहते हैं, ठीक है। पहले आप ये जानो कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। सो वंस एन एसिड रिएक्ट विद बेस इट विल गिव अस सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हमारे पेट में जब गड़बड़ी होती है हम कहते हैं हमें एसिडिटी हो गई है। होता क्या एक्चुअली कि कंटिन्यूअसली हमारी जो एब्डोमेन है उसमें HCl गैस का सिक्रीशन होता है, आई एम सॉरी, HCl जो एसिड है उसका सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है, या जब भी आप खाना नहीं खाते हो तो उसका सिक्रीशन होते रहता है, और उसकी वजह से हमें इरिटेशन और एसिडिटी टाइप की चीजें महसूस होती हैं। तो वैसे प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दवा के रूप में बेस लेते हैं, ठीक है। जैसे उसे हम एंटासिड भी कहते हैं कॉमन भाषा में, लेकिन एक्चुअली हम दवा में क्या लेते हैं, बेस लेते हैं। और वो बेस जो है एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है, और एसिड को एक्चुअली न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि हमारी जो तकलीफ है वो दूर हो जाती है। क्यों दूर हो जाती है, क्योंकि दिस बेस विल न्यूट्रलाइज दैट एसिड, ठीक है। और वंस दिस एसिड रिएक्ट्स विद बेस क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं वंस दे रिएक्ट विद ईच अदर, और इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए इलेबोरेट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। आप एक एग्जांपल भी दे सकते हो सो दैट यू कैन एलेबोरेट इट परफेक्टली। एसिड लाइक HCl will react with a base NaOH to give NaCl salt and water, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी बच्चों हमने क्या पढ़ा, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर, रिएक्शन को क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बच्चों अभी हम अगली केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एसिड्स की, और उसमें हम जानेंगे हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विद मेटेलिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या देखा कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल, हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स, एंड हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब ये चौथी चीज हम पढ़ेंगे, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स, ठीक है। तो मेटेलिक ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा, एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड। अभी जितने भी चीजें हमने पढ़ी हैं आपने देखा होगा कि उनमें प्रोडक्ट सॉल्ट ही बनता था, या तो सॉल्ट के साथ वाटर मिलता था, या सॉल्ट के साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता था, कभी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता था, लेकिन सॉल्ट बनता था। तो ये आप याद रख सकते हो कि ऑलमोस्ट सारे रिएक्शन में हमें सॉल्ट मिलता है, और वही चीज यहां भी होने वाली है। एसिड जब मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो भी ये
सॉल्ट देगा और साथ में H2O का फॉर्मेशन होगा। एग्जांपल देखिए आप, एसिड यहां पे हम लेते हैं HCl, ठीक है, और मेटेलिक ऑक्साइड की जगह पर हम यहां लेंगे कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, CuCl2 प्लस H2O। ये CuCl2 क्या है, ये एक सॉल्ट है और साथ में हमें क्या मिला, वाटर मिला, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को अगर आप लैब में करोगे तो आपको क्या करना होगा, एक बीकर में कुछ कॉपर ऑक्साइड लेकर और उसमें स्लोली कुछ ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl डालना होगा। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा और जो सॉल्यूशन है उसका कलर धीरे धीरे ब्लू होते जाएगा, ब्लू ग्रीन होते जाएगा। उसका रीजन क्या है, क्यों वो ब्लू ग्रीन होते जाएगा, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, ठीक है। कॉपर क्लोराइड की वजह से वो जो सॉल्यूशन है, ये जो HCl में CO2 आपने जो डाला था, ये जो सॉल्यूशन है इसका कलर जो है वो ब्लू ग्रीन कलर का होते जाएगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉल्ट कॉल्ड कॉपर क्लोराइड, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, इफ एन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल ऑक्साइड वी अगेन गेट सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर आप डाल सकते हैं HCl और CO2, इनके रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा, कॉपर क्लोराइड, सॉल्ट और वाटर। तो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट, या हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस बिहेव विद अ वाटर सॉल्यूशन, यानी कि अगर हम वाटर में एसिड डालते हैं या बेस डालते हैं फिर रिएक्शन कैसा होगा, ठीक है। तो पहले हम एसिड की बात करते हैं, ठीक है। एसिड एंड वाटर सॉल्यूशन की हम बात करेंगे, ठीक है। वाटर सॉल्यूशन में रिएक्शन कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एसिड की जगह HCl ले लेते हैं और इसमें हम H2O के अंदर इस HCl को अगर डालते हैं तो होगा क्या, लैब में अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो आप क्या करोगे कि पहले एक बीकर में आप थोड़ा पानी लोगे, कुछ ml ऑफ पानी, 10 ml पानी लोगे, उसके अंदर फिर स्लोली कुछ ड्रॉप्स ऑफ HCl डालोगे। डालने के बाद इसमें कैसा रिएक्शन होगा, H2O में जब आप HCl डालोगे तो एक्चुअली किसी भी एसिड को जब आप वाटर में डालते हो तो ये जो एसिड है वो आयोनाइज होकर टूटना चालू होता है, ठीक है। यानी कि ये HCl जो है ये ब्रेक करेगा, किसमें ब्रेक करेगा, H प्लस आयंस में और क्लोरीन के Cl माइनस आयंस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें H प्लस वाला कैटायन मिलेगा और Cl माइनस वाला एनायन मिलेगा। यानी कि एक्चुअली पानी में जब आप एसिड को डालते हो तो ये जो HCl है ये टूटना चालू हो जाता है और ये H प्लस आयंस रिलीज करना शुरू करता है पानी के अंदर, ठीक है। तो एक्चुअली ये H प्लस आयंस जो है ये भी अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। दैट आफ्टर दिस रिएक्शन H प्लस आयंस जो है ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये H प्लस फिर जाके H2O के साथ चिपक जाएगा, ठीक है। और चिपकने के बाद क्या करेगा, दिस H प्लस विल एक्चुअली get attached to H2O and form H3O plus which is called hydronium ions, ठीक है, हाइड्रोनियम आयंस। तो हमें क्या मिलेगा इस रिएक्शन में, हमें H3O प्लस मिलेगा और Cl माइनस मिलेगा, ठीक है। सो मोटा मोटा हम ये जानते हैं कि एसिड जब वाटर सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड जो है वो आयोनाइज होकर टूटेगा और हमें H प्लस आयंस देगा, ठीक है। सो H प्लस आयंस आर रिलीज्ड इन वाटर वंस एन एसिड रिएक्ट्स विथ वाटर, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट गोज। अब हम ये पढ़ेंगे कि बेस अगर वाटर सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करे तब क्या होगा। यहां हमने क्या देखा, H प्लस आयंस मिलेगा हमें, एसिड जब वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे तो हमें H प्लस आयंस मिलेगा। अभी देखते हैं बेस अगर वाटर सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करे तब क्या मिलेगा। तो बच्चों अभी हम जानेंगे कि एक बेस वाटर सॉल्यूशन में डालने के बाद क्या होगा। सो लेट अस टेक दिस एग्जांपल। बेस के लिए हमने NaOH लिया और इसको वाटर सॉल्यूशन में डाला तो क्या होगा, यहां भी वही चीज होगी। ये जो NaOH है दिस विल ब्रेक डाउन इनटू Na प्लस OH माइनस और ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन में होंगे। कहने का मतलब क्या है कि पानी के अंदर आपको दो आयंस मिलेंगे, Na प्लस और OH माइनस, ठीक है। दिस इज कैटायन एंड दिस इज एनायन, ठीक है। तो एसिड जो था उसको हमने पानी में डाला तो हमें क्या मिला, हमें H प्लस आयंस रिलीज होता हुआ मिला पानी के अंदर और ये H प्लस जो है ये फिर H2O के साथ अटैच होकर हमें क्या देता था, ये दोनों जो है ये अटैच हो जाते थे और हमें मिलता था H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और यही काम जब बेस के साथ हम करते हैं, वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं तो बेस जो है वो टूटेगा और हमें देगा OH माइनस आयन एंड Na प्लस। यहां हमने क्या लिया, NaOH एक बेस लिया, इसको हमने एक्वस सॉल्यूशन में डाला यानी वाटर में डाला तो हमें क्या मिला, Na प्लस प्लस OH माइनस। सो डिफरेंस क्या है कि एक एसिड को जब आप वाटर में डालेंगे आपको H प्लस आयन मिलेगा, आपको क्या है H प्लस आयन मिलेगा
और बेस को जब आप वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे तो आपको OH माइनस आयन मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस अगर आप एक एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं। ठीक है, एसिड जो है हमें H प्लस आयन देगा और बेस जो है वो हमें OH माइनस आयन देगा। सो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। ठीक है, एसिड्स विल गिव H प्लस एंड बेसिस विल गिव OH माइनस वंस दे रिएक्ट विद वाटर सॉल्यूशन। तो बच्चों ये आज के लिए लास्ट टॉपिक होगी, दैट इज पीएच। ठीक है, पीएच वैल्यू के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में आपने सुना भी होगा। ठीक है, पीएच वैल्यू क्या होता है, ये हमें ये फाइंड आउट करने में मदद करता है कि वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, पीएच वैल्यू से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि सामने जो चीज है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो पीएच की जो वैल्यू होती है ये वैरी करती है 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, 0 से लेकर 14 तक, और ये बीच में हम लेते हैं एक वैल्यू 7। ठीक है, 7 पे हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो होगा न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल, क्योंकि ये बीच में है। जैसे ही आप 7 से ऊपर जाना शुरू करोगे, यानी 7 से आगे जाना शुरू करोगे, आपको बेसिक बिहेवियर मिलेगा, और जैसे ही आप 7 से पीछे जाना शुरू करोगे आपको एसिडिक बिहेवियर मिलेगा। ठीक है, सो द सॉल्यूशन इज एसिडिक इफ वी गेट वैल्यू लेस देन 7, द सॉल्यूशन इज बेसिक इफ वी गेट द वैल्यू मोर देन 7। ठीक है, एसिड्स और बेस को फाइंड आउट करने के लिए हम पीएच स्केल यूज करते हैं। अगर पीएच स्केल पे वैल्यू 7 से ज्यादा होता है तो द सॉल्यूशन इज बेसिक, अगर हमारी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है तो द सॉल्यूशन इज एसिडिक, और अगर ये एग्जैक्टली 7 होती है या 7 के थोड़ा आगे पीछे, सो हम उसे न्यूट्रल कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, 7 वैल्यू इज न्यूट्रल। अब ये पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच, पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस। ठीक है, पी जो होता है ये पोटेंस है, ग्रीक लैंग्वेज में पोटेंस मींस, अब देखिए पोटेंशियल जो है ये पोटेंस ही है। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, किसी चीज में क्या स्ट्रेंथ कितना है उसमें, उसे हम पोटेंशियल बोलते हैं। हम बोलते हैं दिस स्टूडेंट हैज गॉट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे, और H रिप्रेजेंट्स H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, गिवन सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है। तो एक्चुअली हम यही फाइंड आउट करते हैं कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है किसी सॉल्यूशन में, उसे यहाँ से नाम दिया हुआ है पीएच। तो इसका मतलब क्या हुआ कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। कैसे, ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि एसिड को जब हम वाटर में डालते हैं तो वो जो सॉल्यूशन है उसके अंदर H प्लस आयंस रिलीज होते हैं। ठीक है, तो एसिड्स जो है वो हमें H प्लस आयंस देते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सॉल्यूशन में जितना ज्यादा H प्लस आयंस होगा उतना ही वो एसिडिक होगा। ठीक है, एक सॉल्यूशन में जितना अधिक H प्लस आयन हमें मिलेगा वो सॉल्यूशन उतना ही एसिडिक होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 7 के नीचे हमें एसिडिक बिहेवियर बढ़ता हुआ मिल रहा है, यानी कि जब आप 7 से 0 की तरफ जाओगे तो एसिडिक बिहेवियर भी बढ़ेगा, यानी कि 7 से आप जितना 0 की तरफ जाओगे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो पीएच की वैल्यू आपको बहुत कम मिलेगी, और इसका उल्टा होगा बेसिक बिहेवियर के लिए, यानी कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जितना कम होगा वो सॉल्यूशन उतना बेसिक होगा। ठीक है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जितना अधिक होगा वो एसिडिक होगा, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जितना कम होगा उतना ही वो बेसिक होगा। बेस जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देता है, OH माइनस आयंस देता है। ठीक है, सो बेसिक सॉल्यूशन में OH माइनस आयंस के कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होंगे, इसलिए H प्लस आयंस के कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होंगे। सो आई होप आपको समझ में आया कि पीएच वैल्यू को हम कैसे मेजर करते हैं। हाउ डज दिस वर्क, इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन द सॉल्यूशन। जितना ज्यादा H प्लस आयन उतना ही ज्यादा एसिडिक, और उतना ही कम वैल्यू पीएच स्केल पे, जितना ही कम वैल्यू होगा उसका, यानी कि 7 से हम जितना नीचे जाएंगे उतना ही वो एसिडिक होगा। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अगर कम हो जाती है तो वो बेसिक होगा, यानी कि 7 से आप जितना दूर जाएंगे, जितना आगे जाएंगे, उतना ही H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम होगा, उतना ही वो लेस एसिडिक होगा, यानी कि बेसिक होगा। सो दैट्स इट अबाउट द पीएच वैल्यू। और कुछ चीजें और आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं, जैसे कि पीएच ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, टूथ डीके भी जो हमारा होता है वो टूथ डीके, ये हमने अपने डेली लाइफ में भी देखा है। आजकल छोटे बच्चों के भी टूथ डीके हो जाते हैं। तो होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो वो दांतों को या मुंह की सफाई हम अच्छे से ना करें तो खाने के जो कुछ टुकड़े होते हैं हमारे दांतों में फंस जाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे अंदर, हमारी इस
कैविटी के अंदर वो क्या करते हैं, वो इन शुगर्स को डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है। और वो डिग्रेड होने की वजह से क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो एसिड प्रोड्यूस करते हैं और हमने दांतों की सफाई नहीं की तो होगा क्या, ये जो है एसिड हमारी दांतों के अंदर इरिटेशन पैदा करेंगे और दांत जो है हमारे वो उनमें पेन होगा और हमें कुछ तकलीफें होंगी। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो कैविटी की पीएच वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वहां एसिड्स प्रोड्यूस होने लगते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारी पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी जो एब्डोमेन है उसके अंदर क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ HCl होता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा देर तक आप खाना ना खाएं तो आपको एसिडिटी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि अंदर कुछ है नहीं और HCl का सिक्रीशन हो रहा है, तो मीडियम जो है वो एसिडिक हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, दवाइयों के रूप में कुछ एंटासिड्स लेते हैं और वो एंटासिड्स क्या होते हैं, वो एक्चुअली बेस होते हैं। तो इस जो एसिड हमारे पेट के अंदर गया है उसको ये बेस न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा है और ये क्या करेगा, सॉल्ट प्लस H2O बनाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ pH इज रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ एंड आई होप दिस क्लास वाज क्लियर। अगली क्लास में हम बाकी का चैप्टर पूरा करेंगे। तो जो भी बच्चे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, स्टे ट्यून्ड टू इट, और अगली क्लास में हम रिमेनिंग हाफ ऑफ दिस चैप्टर को पूरा करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। थैंक यू।